2025 के स्टूडेंट्स के लिए क्या एक ऐसी कौन सी एक योजना होनी चाहिए जिस पर उन्हें चलना चाहिए, वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। ये सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरी मम्मी थी। मुझे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं शेफाली इंटरव्यू विद राजेंद्र चैनल में। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो आपको डीएसपी पद पर चयनित होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं चाहती हूँ कि आप बच्चों के साथ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अपना अनुभव बताएं, आपको और आपके परिवार को अभी कैसा महसूस हो रहा है। मैम क्योंकि कल शाम को रिजल्ट आया था तो एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड था, तो जैसे ही आप अपना नेम देखते हो उस लिस्ट में तो आपका इतने साल का जो स्ट्रगल रहता है वो सारा भूल जाते हो एक बार में। आपको नहीं पता होता है कि आपने कितनी मेहनत और कितनी रात जाग के पढ़ाई की है, तो वो एक नाम देखने से सब गायब हो जाती है। तो बहुत अच्छा लगा, मम्मी पापा को भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था, तो वो मोमेंट तो बहुत स्पेशल था मेरे लिए। अभी जैसे कि आपको पता है कि 16 फरवरी जो है एमपीपीएससी 2025 का प्रीलिम्स प्रस्तावित है, तो इस प्रीलिम्स के लिए बच्चों की क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए और किस तरीके से आप उनको गाइड करना चाहेंगे? जी मैम, क्योंकि 20-25 दिन ही रह गए ये प्री के लिए, तो मुझे लगता है अब एंड टाइम पे जो डिफरेंट मटेरियल है उनको छोड़ के सिर्फ एक ही मटेरियल पे स्टिक होना है। एक ही सोर्स को बार बार आप जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतने ज़्यादा आपके फैक्ट स्ट्रांग होंगे, तो रिवीजन पे ही ज़्यादा फोकस करना है अब। मैम, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहती हूँ, जैसे कि हर विद्यार्थी का अपना अपना अनुभव होता है, किसी को प्रीलिम्स टफ लगती है, किसी को मेंस टफ लगता है, किसी को इंटरव्यू का सेक्शन टफ लगता है, तो इसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि इस एग्जाम की सबसे टफ जो स्टेज है वो आपको कौन सी लगती है? यस मैम, क्योंकि प्री मेंस और इंटरव्यू अलग अलग स्टेज तो नहीं मानूंगी मैं जी, सारी एक कंबाइन ही स्टेज है। आपको बेसिक से ही प्रिपेयर करना होता है। जब आपका बेस स्ट्रांग होगा और मेरे अकॉर्डिंग तो मेन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्री की ऐसी कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं होती है जी। जब आप स्टार्टिंग से अपना बेस पूरा कंप्लीट करके चलते हैं, पूरी बुक्स के लिए आप रिवीजन करके चलते हैं, आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करके चलते हैं, तो आपका प्री भी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है, और प्री ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो गया तो आपका मेंस भी स्ट्रांग हो जाता है। तो मुझे लगता है कि सबकी एक साथ कंबाइन ही तैयारी होती है। मैम, एक ऐसा मोमेंट जहाँ आके आपको लगा एक सबसे कठिन समय आपकी पूरी तैयारी के दौरान का, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? यस मैम, मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था वो 2019 का था। उसमें जब मैंने मेंस का रिजल्ट देखा तो मेरा नहीं हुआ था सिलेक्शन जी, तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था जी। क्योंकि पेरेंट्स को भी रिजल्ट की उम्मीद थी और मुझे भी, मैंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई थी। लॉकडाउन का टाइम था तो सेल्फ स्टडी ही पूरी की थी मैंने, तो बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई थी, पर लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। तो फिर से आपको जीरो से स्टार्ट करना, प्री करना, उसकी फिर जो मिस्टेक रही गई उसको देखना और फिर उसको सुधार करना, वो थोड़ा सा मेरे लिए टफ हो गया था। ओके। ऐसा भी बहुत सारे, जैसे मैं भी वर्तमान में तैयारी कर रही हूँ और बहुत सारे अटेम्प्ट मैंने भी दिए हैं, जिससे मुझे लगता है कि पीएससी के दौरान जो है आपका मानसिक रूप से, मेंटली रूप से जो स्वस्थ रहना, या इसमें कई दौर आते हैं, जैसे डिप्रेशन का दौर भी आता है, फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा होती है, इसको आप कैसे हैंडल करती थी? मैम, मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरी मम्मी थी। मुझे जब भी लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रही हूँ या फिर टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं या रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आएगा या नहीं आएगा, तो मैं हमेशा मम्मी को कांटेक्ट कर लेती थी। किसी भी टाइम पे वो हमेशा मुझे मोटिवेट करती थी, कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा तुम्हारा, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। जितना पढ़ पाओ उतना पढ़ो, बहुत ज़्यादा लोड लेके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है या फिर टेंशन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब लोड लेके पढ़ते हो तो आपको जो चीज़ आती है आप वो भी भूल जाते हो जी। तो एकदम फ्री माइंड होके ही पढ़ना है और बहुत ईज़ी लेना है इस चीज़ को। ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस है, मुझ पे नहीं होगा। हर चीज़ आप एक-एक स्टेप बाय जाओगे तो आपको हर चीज़ ईज़ी लगेगी। ओके। मैम, एक और मुझे आपसे एक सवाल करना था जो कि आंसर राइटिंग से रिलेटेड है। मैम, कई बार ऐसा होता है कि हम आंसर राइटिंग के लिए उतने प्रिपेयर नहीं होते हैं। हमने शायद सिलेबस नहीं किया होता है, या हमारे टॉपिक कंप्लीट नहीं हुए होते हैं, या और भी कई चीज़ें हैं। उस दौरान क्या आंसर राइटिंग करनी चाहिए, या फिर हमें पहले अपने टॉपिक को कंप्लीट होने देना चाहिए? क्योंकि अगर हम टॉपिक कंप्लीट होने देते हैं तो आंसर राइटिंग छूट जाती है। आंसर राइटिंग करते हैं तो पढ़ाई के दौरान टॉपिक छूट जाते हैं। तो इन चीज़ों को कैसे मेंटेन किया जाए? यस मैम, जो मैंने किया मैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मैं जो भी टॉपिक पढ़ती थी, जैसे एक टॉपिक पढ़ा, इकोनॉमिक्स का उठाया कि इंडियन इकोनॉमी या फिर स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी,
तो मैंने वो टॉपिक सिर्फ कंप्लीट किया, सिर्फ उस पे ही फोकस किया और उसी के क्वेश्चन लगाने सॉल्व कर दिए, मतलब जी। क्वेश्चन की राइटिंग स्टार्ट कर दी। ओके। दूसरा टॉपिक कंप्लीट किया तो उसका जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया है, प्रीवियस ईयर पेपर देखा, अगर उसमें कोई क्वेश्चन फंसा हुआ है तो वो क्वेश्चन को मैंने राइटिंग स्टार्ट कर दी। तो आप ओके। जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट करते जाओगे वैसे वैसे उसकी राइटिंग कर लो और फिर पूरा आपका एक पार्ट हो जाता है तो आप एक पार्ट का पेपर लगा लो। तो मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया। ओके। मैम, मेरा आखिरी सवाल आपके इंटरव्यू से रिलेटेड है। यस मैम। मैम, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू का अपना-अपना अनुभव होता है। मुझे एक जो सवाल मेरे मन में कई बार रहता है कि जैसे आपने ग्रेजुएशन किसी और चीज़ से किया है या आपका जो ग्रेजुएशन का टाइम रहा है वो किसी और सब्जेक्ट से रहा है। यस। इंटरव्यू की प्रक्रिया ऐसी है कि आपको नहीं पता है कि आपसे इंटरव्यूअर क्या क्वेश्चन करने वाले यस हैं। मैम। तो इस दौरान अगर हमने ग्रेजुएशन किया और अगर हमने उस टाइम पे इतना ठीक से उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है, यस तो मैम। इंटरव्यू के दौरान हमें उसको किस तरीके से तैयार करना चाहिए कि हम उनको वहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर दें कि यस मैम। और हम इंटरव्यू में अपने आंसर देने में सक्षम हो जाएँ। यस मैम। मैम, जो चीज़ मुझे भी रियलाइज़ हुई है कि ग्रेजुएशन करते समय ग्रेजुएशन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जी। बच्चे आजकल नहीं करते कि जी। ग्रेजुएशन हो जाएगा, 20 पढ़ लिया, गाइड से दे दिया, तो एग्ज़ैक्टली। आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्डअप नहीं हो पाती है। जी। जैसे मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस रहा है, मैंने भी बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई नहीं की थी ग्रेजुएशन की, जी। तो इंटरव्यू के टाइम पे मुझे इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज लेना पड़ा, क्योंकि जी। मेरा सब्जेक्ट था, अकाउंट था, उसमें इकोनॉमिक्स भी थी और जी। मैनेजमेंट था, तो मुझे फिर से उस बुक पे जो ग्रेजुएशन की बुक थी उसको गो थ्रू करना पड़ा था। ओके। तो थोड़ा-सा टफ हो जाता है, तो मुझे लगता है ग्रेजुएशन अच्छे से पढ़ना चाहिए पहले ठीक अपनी। है, तो इसका मतलब ये है कि आप बच्चों से ये कहना चाहती हैं कि अपने ग्रेजुएशन के दौरान अपने कोर कोर्स को यस मैम, उनको उसकी भी बेसिक प्राथमिकता दी अंडरस्टैंडिंग। जाए। जी मैम। जी मैम। और मैम, इसके अलावा बस मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि प्रशासनिक पद पे आप अपने आप को किस तरीके से देखती हैं? किस तरह से आप अपने काम को देखती हैं? वहाँ क्या चाहती हैं? किस तरीके से आप अपने आप को रिप्रेज़ेंट करेंगी कि अब मैं इस पद पर पहुँच गई हूँ, तो आपकी आकांक्षाएँ क्या हैं इस पद को लेकर? यस मैम, क्योंकि मेरा डीएसपी पे सिलेक्शन हुआ है, जी तो मैम। उसके जो भी कार्य होंगे मैं उसको पूरी निष्ठा के साथ करूँगी जी। और जो भी उस क्षेत्र में जहाँ पे भी मुझे पोस्टिंग मिलेगी, तो जो भी समस्या होंगी तो मैं उसको भी दूर करने का प्रयास करूँगी। सबसे पहले तो मैं वहाँ पे समझूँगी कि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली, जी। और जिस चीज़ के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं वो चीज़ अच्छे से कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, जो मेरा एम है मैं उसे अचीव कर पा रही हूँ या सिर्फ़ जो ऑफ़िस वर्क है वही कर रही हूँ। इसके अलावा भी लोगों की जो लाइफ़ है वो चेंज हो रही है या उनकी समस्या सॉल्व हो रही है, जी। तो उनको सॉल्व करने का प्रयास करूँगी। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके। मैम, आखिरी क्वेश्चन, 2025 के स्टूडेंट्स के लिए क्या एक ऐसी कौन-सी एक योजना होनी चाहिए जिस पर उन्हें चलना चाहिए, वो आप हमारे साथ शेयर यस कीजिए? मैम, क्योंकि 2025 का प्री अभी नियर है, हुँ। 20-25 दिन ही रह गए। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे मटेरियल है, तो आपको सिर्फ़ एक सोर्स पे ही स्टिक रहना है, बहुत जगह नहीं भागना है जी। और उसी चीज़ को आपको बार-बार रिवाइज़ करना है। जितने ज़्यादा बार आप रिवाइज़ करोगे, आपके फैक्ट उतने स्ट्रॉन्ग होंगे और जो प्रीवियस ईयर पेपर है, उनको सॉल्व करो, ऑब्जेक्टिव टाइप लगाओ। तो और जो ऑब्जेक्टिव टाइप लगाने के बाद उसे देखो, उसका एनालिसिस करो कि कहाँ गलती रह गई है, तो उसको सुधार करोगे तो आपके फैक्ट्स ही ऐड ऑन होंगे और आपकी मिस्टेक भी सुधरेगी। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा थैंक आपसे यू। मिलके और आपकी जर्नी जानकर हमें बहुत अच्छा अनुभव हुआ। थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम।